कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम लोग अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार अधिकार वे दावे हैं जिन्हें हम सरकार से मांग सकते हैं। जो अधिकार हैं, अधिकार वे दावे होते हैं जिन्हें सरकार से मांग सकते हैं। यानी हमें अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और जिनकी मांग हम सरकार से कर सकते हैं। इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जाकर याचिका भी डाल सकते हैं। मौलिक अधिकार, जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। तो जो अधिकार हमें मिलते हैं, इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है और उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये भी अधिकार होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। यानी जो हमें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, मनुष्य के विकास के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक समझा जाता है। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए अधिकारों का महत्व। जो अधिकार हमें दिए जाते हैं ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अधिकारों का महत्व, अधिकारों के मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, यानी अधिकारों के द्वारा मनुष्य के जो व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता है। अधिकार समाज के द्वारा दी गई वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्ति अधिकारों से ही विकास कर सकता है। यानी व्यक्ति के विकास के लिए ही अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है अधिकार समाज का विकास। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और अधिकार समाज के विकास का साधन होते हैं। यानी किसी भी समाज के विकास के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। अधिकार ही व्यक्ति का विकास करते हैं और समाज का विकास भी अधिकारों के द्वारा ही होता है। तीसरा है अधिकार समाज की आधारशिला। अधिकारों के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बिना समाज में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यानी किसी भी अगर समाज में अधिकार नहीं होंगे तो लोग आपस में लड़ते रहेंगे। अगर समाज में अधिकार होंगे तो लोगों को पता रहेगा उनके कौन से अधिकार हैं और कौन से अधिकार नहीं है, जिसके द्वारा इन लोगों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। चौथा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक। जिस राज्य के नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और कर्तव्यों का सही पालन नहीं करेंगे, उस राज्य की योजनाएं असफल होंगी। कल्याण के राज्य की स्थापना में सहायक, देखिए इसमें क्या है, यानी जिस समाज में लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा, अपने कर्तव्यों के बारे में पता नहीं होगा, तो अपने अधिकारों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उस राज्य की कोई भी योजना होगी वह सफल नहीं हो पाएगी, सारी योजनाएं असफल होगी। इसलिए नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिस वजह से उस राज्य की योजनाएं सफल हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। ये लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में भी सहायक होते हैं। अब देखिए लोकतंत्र की स्थापना में सहायक का मतलब ये है कि अधिकार जो होते हैं किसी भी समाज की स्थापना के लिए सहायक होते हैं, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी अधिकारों का होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है निरंकुशता पर प्रतिबंध। अधिकार सरकार को नियंत्रित करते हैं, उसे निरंकुश होने से रोकते हैं। यानी जो अधिकार हैं वो सरकार को नियंत्रित करते हैं। यानी लोगों के पास जब जागरूकता रहती है कि उनके पास अधिकार है, अगर सरकार कुछ भी गलत कार्य करने जाती है या कोई भी ऐसा काम करती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो हम अपने अधिकारों के द्वारा सरकार को ऐसा करने से रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है कानून के शासन की स्थापना। अधिकार समाज में कानून के शासन की स्थापना में सहायक होते हैं। यानी अधिकारों के द्वारा ही समाज में कानून के शासन की स्थापना होती है। इन सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का हनन नहीं किया जा सकता। चौथा और अंतिम पॉइंट है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा।
अल्पसंख्यक मीन्स ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है, कम संख्या वाले लोग अधिकतर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे जातियाँ अल्पसंख्यक भी हैं, तो हमारे देश में जो अधिकार दिए गए हैं ये सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। इसलिए अधिकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा की जाती है। अब हम मौलिक अधिकार जो दिए गए थे 6, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पहला है समानता का अधिकार। अब देखो समानता का अधिकार जो है, जो ये समानता का अधिकार है, इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। यानी जो ये अधिकार है इसका उल्लेख हमें 14 से 18 तक अनुच्छेद में मिलता है। देखो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी समान है, इसके बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 14 में ये बताता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी पद पर हो, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में क्या बताता है, देखो अनुच्छेद 15 में भेदभाव की मनाही की गई है, अर्थात राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी अनुच्छेद 15 में हमें यह बताया गया है कि भेदभाव की मनाही की गई है, अर्थात राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ना धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, ना मूल वंश के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखिए अगला पॉइंट, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 राज्यों में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 16 है राज्यों में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 16 में ये बताता है कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर मिले, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 16 में। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें कुछ पिछड़ी हुई जाति हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना या उसको अछूत समझकर सार्वजनिक स्थानों, होटलों, सिनेमा हॉलों, पार्कों तथा मनोरंजन के स्थान के उपयोग से रोकना कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना या उसको अछूत समझकर सार्वजनिक स्थानों, होटलों, सिनेमाघरों, पार्कों, मनोरंजन के स्थानों उपयोग से रोकना कानूनी अपराध होगा। यानी अनुच्छेद 17 में हमें सभी लोगों को समान समझना है, उनके साथ किसी प्रकार का पब्लिक प्लेस में जो भेदभाव पहले हुआ करता था ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 18। जो अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों की समाप्ति की गई है। सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई और उपाधि नहीं दी जा सकती। यानी अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों की समाप्ति की गई है। सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई और उपाधि नहीं दी जा सकती। अब अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों का दूसरा अधिकार है। इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। उसका अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया था और इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 19 में एक भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई। संस्था तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, समस्त भारत में चलने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय और पेशे की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 3, तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 20 है। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 20 व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 20 में व्यक्ति और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी अनुच्छेद 20 में यह बताया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित नियम के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित नियम के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोई कानूनी उसके खिलाफ कोई अपराध ना हो या कुछ ऐसा उसने गलत कार्य ना किया हो कि उसकी स्वतंत्रता को रोका जाए। अब देखिए अनुच्छेद 22 हमें क्या बताता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार तथा नजरबंद नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करता है। अनुच्छेद 22 हमें यह बताता है जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं, या किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है फिर भी उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, वो अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील कर सकता है, या दूसरे भी बहुत सारे अधिकार हैं। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, ये इसका अधिकार माने जाते हैं। अब देखिए अगला अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ शोषण किया जाता है तो उस प्रकार का अधिकार है, और इस अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार और बलपूर्वक मजदूरी पर रोक है। यानी अनुच्छेद 23 में मानव को बेचना, मानव के ऊपर जो व्यापार किया जाता है उस पर रोकना, और किसी भी मजदूर से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना, इस पर रोक लगाई गई है। अब है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध है। यानी अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 24 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों में भेजना अनिवार्य कर दिया गया हमारी सरकार ने, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में कोई भी काम नहीं कर सकते, उन्हें शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें किसी न किसी स्कूल में भेजना जरूरी माना गया है। अब देखिए अगला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 हमें बताता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म का पालन करें, किसी भी धर्म को मानें और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 26 के अनुसार ये कहा गया है हम किसी प्रकार के धार्मिक मामले के प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता दी गई है। यानी अपने धर्म के अनुसार कोई भी प्रबंधन करना चाहें धर्म के आधार पर तो हम कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी धर्म के प्रसार के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म के प्रसार करने के लिए हमें कोई किसी भी प्रकार का कर देने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम किसी भी धर्म का प्रसार कर सकते हैं, उस पर कोई टैक्स या कर हमें नहीं देना होगा। अब फिर अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। यानी अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आइए अब देखते हैं अगला अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अगला अधिकार है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार। इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। यानी सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, भाषा के हो, लिपि अथवा संस्कृति के हो, उनकी रक्षा का अधिकार है। यानी उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा में अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। यानी अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है उनके हितों की रक्षा की अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो अधिकार प्राप्त हैं
कि वे अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें तथा उनका प्रबंधन करें। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम है, अपने धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं तथा उनकी सुरक्षा प्रबंधन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में बताया गया कि भारत में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग, भाषा, लिपि अथवा संस्कृति की रक्षा का अधिकार उनके पास प्राप्त है। अपनी भाषा की, अपनी लिपि की, संस्कृति की रक्षा का अधिकार उनके पास प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में हमें बताया गया है। अब देखिए अगला अधिकार, अगला छठा मौलिक अधिकार और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इन सबका अंतिम अधिकार है। जो जितने भी अधिकार हैं सभी अधिकारों की रक्षा करता है। एक तो ये अधिकार, जितने भी अधिकार हैं सभी अधिकारों की यह अधिकार रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में हमें मिलता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, इन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यह वाला अधिकार। यानी किसी भी हमारे मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं। तो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अगला अधिकार है सर्वोच्च, इसी में अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश और लेखाबंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मनाही, आज्ञापत्र, उत्प्रेष और अधिकार प्रच्छा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है संसद। संसद द्वारा कानून किसी भी न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को हानि पहुंचाए बिना उसके क्षेत्राधिकार को स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आदेश जारी करने की सब या कुछ शक्तियां दे सकती है। यानी जो संसद होती है वो किसी भी न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को हानि पहुंचाए बिना, यानी हमारे देश की जो सबसे ऊपर की अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी शक्तियों को हानि पहुंचाए बिना ही किसी निचली अदालत को कुछ शक्तियां प्रदान कर सकती है। अगला पॉइंट है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार कभी भी सरकार इनको स्थगित या हमसे नहीं ले सकती, लेकिन कुछ परिस्थितियां हमारे संविधान में ऐसी दी गई हैं जिनमें हमारे मौलिक अधिकार हमसे ले लिए जाते हैं। जैसे 1975 में देश में आपातकाल लगा था, तब जैसे मौलिक अधिकारों को भी ले लिया गया था। बाकी किसी भी स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार हमसे नहीं लिए जा सकते। अब मौलिक अधिकारों के समाप्त होने के बाद हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय योग्य हैं। इन्हें हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार या संविधान किसी में भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये न्याय योग्य होते हैं, तथा नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकार स्वरूप में निषेधात्मक हैं तथा निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति से जुड़े होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज से जुड़े होते हैं। यानी जो मौलिक अधिकारों का संबंध होता है वो व्यक्ति से होता है तथा नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो पूरे समाज के लिए होते हैं, और मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए होते हैं। चौथा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र से होता है। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़े होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र से होता है। पांचवा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों से निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र व्यापक है। यानी मौलिक अधिकारों से जो निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र व्यापक है। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है, यानी बहुत ज़्यादा विस्तार से फैला हुआ है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धांतों को अभी भी लागू नहीं किया गया है। यानी मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान द्वारा लागू किए गए, उनकी रक्षा न्यायालय करता है, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको अभी लागू नहीं किया गया है और इनकी रक्षा नहीं की जाती। अंतिम पॉइंट है, अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से अधिक महत्व देना। जो मौलिक अधिकार हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनको अधिक महत्व भी दिया जाता है। अब है आगे निवारक नज़रबंदी। अब देखिए निवारक नज़रबंदी किसे कहा जाता है।
कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी काम करने वाला है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। यानी निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसे इस आशंका पर गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई अभी गैर कानूनी काम करने वाला है, तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और उसे शक के आधार पर जो गिरफ्तार किया जाता है वो अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। अगला है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई निचली अदालत, यानी कि निचली अदालत का जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर यानी कोई भी वो मुकदमे की सुनवाई कर देती है जो उसके क्षेत्र में था ही नहीं, तो ऊपर की अदालतें या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तो उसे रोकने के लिए जो आदेश जारी करते हैं उसी को कहा जाता है निषेध आदेश। अब आगे है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे इस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। अब देखिए, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर आ गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक है ही नहीं, कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर आ गया है जो कानूनी रूप से उस पद के लायक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा, यानी तब न्यायालय जो आदेश जारी करता है उसको उस पद से हटाने से के लिए या उसको उस पद पर कार्य करने से रोकने के लिए, इसी को कहा गया है अधिकार परीक्षा। अब आगे है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार क्षेत्र के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना कार्य क्षेत्र के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके सामने विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या न्यायालय को भेज सकती है। अब देखिए, उत्प्रेषण क्या है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकारी, यानी कोई भी निचली अदालत या सरकारी अधिकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कोई ऐसा कार्य करता है, तो न्यायालय उसके सामने विचाराधीन मामला प्रस्तुत करता है और यह कार्य उससे लेकर ऊपर की अदालत को भेज सकता है। यानी कोई भी निचली अदालत है या सरकारी अधिकारी कोई भी ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो न्यायालय इस मामले को उससे लेकर किसी ऊपर की अदालत या ऊपर के अधिकारी को भेज सकते हैं। इसी को उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यानी न्यायालय के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है, फिर न्यायालय में इसके बारे में जांच की जाती है और ये अगर पता चलता है कि गिरफ्तारी करने का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को जो छोड़ने का आदेश देता है उसी को कहा जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक बार दोबारा देखिए, न्यायालय के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी का तरीका गलत था या गैरकानूनी था या असंतोषजनक था, तो न्यायालय इस व्यक्ति को छोड़ने का जो आदेश देता है उसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आगे है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए परमादेश कब लागू होता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है यानी जब हमारे देश के न्यायालय को लगता है कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी यानी किसी भी सरकारी पद पर आश्रित कोई पदाधिकारी कानूनी और संविधान के अनुसार